रावण की नाभि पे तीर लगा था, इसलिए उसकी मृत्यु हुई थी। ऐसे ही भगवान कृष्ण जी के पैर में तीर लगा था, जब वहां पर एक स्थान होता है उससे उनकी मृत्यु हुई, बहेलिया का तीर लगा था। वहां पर तल हृदय मर्म होता है। क्या क्या क्या? तल हृदय, तल हृदय मतलब ये हाथ और पैर के जो तल हैं जिनको हम पाम एंड सोल कहते हैं जी, उन पर एक एक हृदय का स्थान होता है। हम तो ये भी कहते हैं कि जैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की जितनी दवाइयाँ हमारे देश में खाई जाती हैं, उनमें जितना खर्च सालाना खर्च करते हैं, एक छोटे देश की पूरी अर्थव्यवस्था उससे चलती है। जो सर्जरी है वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज पूरे विश्व में सर्जरी के तौर पे अडॉप्ट होती हैं, वो सब की सब महर्षि सुश्रुत के द्वारा दी गई हैं और आयुर्वेद के शल्य तंत्र से ही ली गई हैं। बहुत सारे ऐसे जीवनी ऊर्जा के केंद्र होते हैं, प्राणों की ऊर्जा के केंद्र होते हैं, जिन पर यदि चोट लगती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पी के हम अपने फेफड़े खराब करते हैं और उसके बाद फिर हम उसका इलाज करते हैं। पहले हम शराब पीकर अपना लिवर खराब करते हैं, उसके बाद हम उसका उपचार करते हैं। प्रणाम सर। हाँ नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारी चीजें कर रहे हैं हम जिंदगी में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने इतने सारे शूट्स करे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को सब लोग भूल जाते हैं। अध्यात्म में लोग बात करते हैं, लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, बाकी चीजें सुधारने की बात करते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, हम हेल्थ पे बहुत कम बात करते हैं। और आपसे हमें आज वो टिप्स मिलेंगी, वो कुछ जानने को मिलेगा जो हमें जनरल दुनिया में नहीं मिलता। तो पहले मैं तो शुरू करना चाहूँगा आपके साथ। आपका बहुत लंबा सफ़र रहा है आयुर्वेद को लेकर, और फिर बहुत सारी चीज़ें आपने रिवाइव करी है इंडिया में। तो पहले आप आयुर्वेद की बात बताएं कि आयुर्वेद क्या है और उसमें हम क्या क्या और अचीव कर सकते हैं। देखिए, जैसे अभी आपने सारी बातें कही कि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, अध्यात्म और जितना भी जो जीवन जीते हैं जी, सभी का जो मूल है वो आरोग्य होता है, और आरोग्य एक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जब हम आरोग्य की बात करते हैं तो आयुर्वेद का जो नाम है वो अपने आप स्वतः आता है। और आयुर्वेद को कहते हैं कि ये पांचवा वेद है और पांचों वेदों का सार भी है। अच्छा, मतलब इसमें सारी जो एसेंस है वो पांचों वेदों का एसेंस है। और इसको ये भी कह सकते हैं कि ये आयु का विज्ञान भी है, इसको आयु का वेद भी कहते हैं, और नॉलेज ऑफ जो हमारी लाइफ है उसको कहते हैं। आयु हम किसको कहते हैं? देखिए, शरीर होता है, हमारी इंद्रियां होती है, सेंसेस होते हैं, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, जी, ये चारों का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो उसको हम लाइफ कहते हैं। तो मैं एज नहीं, इट इज नॉट ए एज, इसका एज का पर्याय नहीं, ये एक आयु का मतलब है कि फोर फोल्ड है। तो इसमें जैसे शरीर हमारा फिजिकल बॉडी है, ये सेंस ऑर्गन्स है। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से तो पूर्ण स्वस्थ है, लेकिन यदि उसकी इंद्रियां ठीक नहीं, आंख से देख नहीं सकता, कान से सुन नहीं सकता, तो ये इसका मतलब ही इज नॉट परफेक्टली वेल, है ना? तो वो नहीं है। तो यदि दोनों चीजें ठीक है लेकिन मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तब भी वो स्वस्थ नहीं है। और चौथा जो पक्ष है वो हम ये कहते हैं शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, जिसको आध्यात्मिक पक्ष की बात अभी आपने कही, वो चारों रूप से यदि हम वेलबींग होती है तभी व्यक्ति को स्वस्थ कहते हैं। और ये चारों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी व्यक्ति के आरोग्य के लिए, और ये आरोग्य का विज्ञान आयुर्वेद कहलाता है। अच्छा, तो आयुर्वेद और योग ये इंटरकनेक्टेड होते हैं? देखिए, एक ये दोनों एक वैदिक विधाएं हैं, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो चिकित्सा की जो विधाएं हैं उनको हम दो में क्लासिफाई करते हैं, एक फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग और एक नॉन फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग। मतलब जिसमें हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों को, बहुत सारी औषधियाँ यूज़ करते हैं, तो उसको हम फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग कहते हैं। और जिसमें बिना दवाइयों के चिकित्सा की जाती है उसको हम नॉन फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग कहते हैं, और योग भी उसमें से एक है। तो योग को ये कहा जाता है कि योग को, हमारे यहाँ जो अष्टांग योग है वो चिकित्सा का मात्र साधन नहीं है। अब हम चिकित्सा के रूप में तो करते हैं, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट है। योग के जो जितनी भी अष्टांग योग है उसका एक हिस्सा है, आसन और प्राणायाम के माध्यम से जो हमें स्वास्थ्य मिलता है। लेकिन ये योग को तो चित्तवृत्ति के निरोध के लिए और हम आध्यात्म के लिए और आत्मा से परमात्मा के मिलन का एक माध्यम योग विज्ञान होता है। लेकिन जो आउटकम है उसका, जो आसनों का, प्राणायाम का, वो आउटकम हेल्थ के रूप में हमको मिलता है। तो ये दोनों चीज़ें एक इंटरकनेक्टेड हैं, और दोनों कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने का काम करती हैं, आरोग्य प्रदान करने का काम करती हैं। अच्छा, तो आयुर्वेद एक पद्धति हो गई, योग एक अलग पद्धति हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं एक साथ जुड़ी हुई हैं, ये आप बता रहे हैं? ये नहीं, दोनों चीजें, देखिए, दोनों वैदिक साइंसेज हैं। एक बात सुनिए कि जब हम वैदिक साइंसेज की बातें करते हैं, वेदों से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की बात करते हैं, तो उसमें सारी चीजें आती हैं।
कुछ युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा है, देव व्यापाश्रय चिकित्सा है। ये सारी चिकित्सा पद्धतियां विभिन्न प्रकार से हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं। तो ये सारी की सारी वैदिक विधाएं हैं और इनको अलग नहीं कर सकते कि एक तरह से को साइंसेज हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री साइंसेज हैं। ओके ओके। अच्छा, शल्य चिकित्सा जो ऑपरेशन, अभी ऑफलाइन मेरी आपसे जब बात हो रही थी, हमने उस बारे में बात भी करी, तो ये एक बहुत सबसे पुरानी पद्धति मानी जाती है हिंदुस्तान की। देखिए, शल्य चिकित्सा की जब हम बात करते हैं तो जो अष्टांग आयुर्वेद है, आयुर्वेद के 8 अंग के हैं, उसमें शल्य तंत्र जो सर्जरी है वो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज पूरे विश्व में सर्जरी के तौर पे अडॉप्ट होती हैं, वो सब की सब महर्षि सुश्रुत के द्वारा दी गई हैं और आयुर्वेद के शल्य तंत्र से ही ली गई हैं। कहीं भी उसमें कोई सिर्फ ऐसा लगता है कि जैसे ट्रांसलेशन और ट्रांसलिटरेशन किया गया है। सिंपल एडॉप्शन है 100%। और वो आज अंग्रेजी में और किसी दूसरे रूप में हमारे सामने है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो सर्जरी के बिल्कुल सेम है। और वो निश्चित रूप से आयुर्वेद की एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पूरे सर्जरी को, विश्व को पूरी देन है आयुर्वेद की। आपने एक चिकित्सा को रिवाइव करा है और आपने बहुत जगह वर्ल्ड वाइड लेक्चर्स भी दिए और अभी भी आपके बहुत लेक्चर्स होते हैं, मर्म चिकित्सा। जी जी। मुझे लगता है इस एक पद्धति के बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान होगा। आपने, पहले तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं मर्म चिकित्सा है क्या, किस तरह से आपने शुरू करी और लोग उसका फायदा अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं। मर्म चिकित्सा को हम लोग कहते हैं कि ये विश्व की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चिकित्सा की 2 विधाएं होती हैं, एक द्रव्यभूत कहते हैं और एक अद्रव्यभूत कहते हैं, जिसको मैंने फार्माकोपियल वे ऑफ कहा, लाइफ ट्रीटमेंट कहा, दूसरा नॉन फार्माकोपियल वे ऑफ। तो जो जिसमें हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, आयुर्वेद में मुख्य रूप से हम बहुत सारी दवाइयाँ, प्रोसीजर्स, पंचकर्म और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो वो द्रव्यभूत चिकित्सा या फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग है। जबकि योग को मैंने आपको बताया कि इसमें हम किसी तरह की दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते। प्रोसेस ये जो आसन, प्राणायाम या इन ध्यान के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, ऐसी चिकित्सा पद्धति मर्म चिकित्सा पद्धति है। और ये कहा जाता है कि शरीर में बहुत सारे ऐसे जीवनी ऊर्जा के केंद्र होते हैं, प्राणों की ऊर्जा के केंद्र होते हैं, जिन पर यदि चोट लगती है तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अरे अच्छा। तो उसका मैं छोटा सा उदाहरण आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूँगा कि शरीर को हिस्से आपने देखा होगा कि जब भी कभी कोई किसी को चोट लगती है तो एक कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक्सीडेंट में मैसिव इंजरी होती है, हड्डियां टूट गई हैं, फ्लैयल चेस्ट हो गई है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो गए, इंसिजन्स हो गए, क्रस्ड इंजरी है, कोई हाथ कुचल गया। ऐसी सारी चीजों के बावजूद भी यदि उसका इलाज ठीक से होता तो व्यक्ति जिंदा रहता है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि बाहर से कोई चोट नहीं लगती और छोटी सी चोट लगती है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ये इसका मतलब क्या कि उसके वाइटल्स जो है, वो जो मर्म स्थान है, वहां पर चोट लगती है तो व्यक्ति की मृत्यु होती है। इसके कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि जैसे रावण की नाभि पर तीर लगा था, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यदि मैं उसको ये बताना चाहूंगा कि यदि पेट के और हिस्से जो हमारी पूरी एब्डोमिनल वॉल होती है या जो हम वो एक प्रोटेक्टेड होती है बहुत सारी मसल से, स्किन से और फेशिया से। यदि हम देखें, एंटीरियरली देखें तो सबसे पहले हमारी स्किन होती है, उसके नीचे फेशिया होता है, एंटीरियर रेक्टस शीथ होती है, फिर रेक्टाई मसल होती है, रेक्टस एब्डोमिनिस की रेक्टाई मसल होती है, उसके पीछे पोस्टीरियर रेक्टस शीथ होती है, और फिर हम पेरिटोनियल कैविटी तक जाते हैं। और लेकिन जब ये अम्बलाइकस के हिस्से में जो नाभि का हिस्सा है, उसमें बिल्कुल सीधे हम लोग सीधे यदि छोटा सा भी कोई इंजरी होती है तो हम डायरेक्टली पेरिटोनियल कैविटी तक जा सकते हैं। और उस स्थान पर यदि कोई चोट लगती है तो वो घातक हो सकती है। इसका मतलब वहाँ कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती, सीधे डायरेक्टली वो अप्रोच कर सकते हैं उस हिस्से तक। तो चोट के माध्यम, तो रावण की नाभि पे तीर लगा था इसलिए उसकी मृत्यु हुई थी। ऐसे ही भगवान कृष्ण जी के पैर में तीर लगा था, जब वहां पर एक स्थान होता है उससे उनकी मृत्यु हुई, बाहिलिया का तीर लगा था, वहां पर एक तल हृदय मर्म होता है। क्या क्या क्या? तल हृदय, तल हृदय मतलब ये हाथ और पैर के जो तल हैं जिनको हम पाम एंड सोल कहते हैं, उन पर एक एक हृदय का स्थान होता है, जिससे हम ब्रेन के फंक्शंस को और हार्ट के फंक्शंस को, एक आपने मेरे को यहाँ पर आपने मुझे बताया कि ब्लड प्रेशर के लिए जो होता है वो एक ऐसा होता है कि उससे हम ब्रेन के फंक्शंस को और हार्ट के फंक्शंस को रेगुलेट भी कर सकते हैं और उसको स्टिमुलेट भी कर सकते हैं। तो ये उसमें है। तीसरा उदाहरण ये है कि जीसस क्राइस्ट का भी आपने देखा होगा कि क्रूसिफिकेशन में हाथ पैरों पे कील ठोक दी गई थी। तो ये वही तल हृदय के स्थान है जहां पर ये हुआ था। ये तो बहुत पुराने मैंने आपको उदाहरण दिए। नए उदाहरण में आपको एक फिलिप ह्यूज जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर था, उसकी कनपट्टी पे बॉल लगी और बाहर से कोई आउटसाइड इंजरी नहीं थी और उसकी डेथ हो गई।
और इसी ढंग से रमन लावा जो इंडियन क्रिकेटर थे, हाँ। उनकी ढाका में एक बॉल लगने से डेथ हुई थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें बाहर से कोई ऐसी चोट नहीं दिखाई देती, लेकिन मर्म स्थान पर जो चोट लगती है उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो इसको एक जो डेफिनेशन दी गई है वो कहा है कि मार्यन्ती इति मर्माणि, मीन्स यदि इस पर चोट लग जाती है तो व्यक्ति की मौत हो सकती है, इसलिए इसको मर्म कहा गया। तो इसका मतलब ये है कि इससे मौत हो सकती है, लेकिन इससे लोगों को ठीक भी किया जा सकता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से आप कर भी रहे हैं। देखिए, हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आप ये समझिए कि कुछ विशेष स्थान हैं, उन पर एक स्पेसिफिक टाइप की इंजरी होनी जरूरी है। मतलब इंजरी होनी हाँ, इंजरी होनी जरूरी है, चोट लगनी जरूरी है, और वो चोट भी पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है, उसको हम कहते हैं मर्मविद्ध। थोड़ी बहुत चोट से नहीं होता, लेकिन यदि वो पियर्स हो जाएगा। इसी के ढंग से एक उदाहरण और होता है, आपने श्रवण कुमार का नाम सुना होगा जी। और राजा दशरथ का तीर उनके यहाँ पे, ये इसको स्थपनी मर्म कहते हैं, यहाँ पे लगा, तीर हटा दिया गया क्योंकि विषल्यग्न मर्म था, मीन्स इट वाज फेटल आफ्टर द रिमूवल ऑफ द फॉरेन बॉडी, तो तुरंत उनकी डेथ हो गई। हाँ। तो ये कुछ उदाहरण हम लोगों को मिले जिससे हम लोगों को लगा कि भाई ये निश्चित रूप से जो हमारे टेक्स्ट में लिखा है मर्मों के विषय में कि भाई ये इसमें चोट लगती है तो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, या इसमें डेथ भी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है और इसका चिकित्सा में उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी तक आयुर्वेद के ग्रंथों में भी या कहीं भी मर्म के माध्यम से चिकित्सा का विधान नहीं था। जब हम लोगों ने, बिल्कुल नहीं था, तो इसको जब हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया और देखा कि रिट्रोग्रेड स्टडी की, रिट्रोग्रेड स्टडी का मतलब जिसमें महर्षि सुश्रुत ने लिखा है कि भाई इस जगह पे चोट लगने से ये सारे सिम्टम्स होंगे। तो जब कभी कोई मरीज बिना किसी चोट के ऐसे सिम्टम्स के साथ हम लोगों के पास आया तो हम लोगों ने उस मर्म स्थान को स्टिमुलेट किया, देखा कि आश्चर्यजनक परिणाम है, तो पूरी साइंस डिस्कवर हो पाई। तो ये समझिए कि मर्म चिकित्सा के माध्यम से या यदि आघात से कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं तो उन कॉम्प्लिकेशंस को दूर भी मर्म के स्टिमुलेशन से किया जा सकता है। यही हमारी इस चिकित्सा या शोध का यही एक तरह से बेसिस है जी। तो आप मेरे को एक बात बताइए, किस किस तरह की बीमारी लोग मर्म चिकित्सा से ठीक कर सकते हैं, पहला तो ये, और दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो रिवाइव करा गया, जो आपने करा, इसके लिए आपको आइडिया कैसे आया? मतलब जो अभी आपने बताया वो तो ठीक है, आपने पढ़ा, लेकिन उसको साइंटिफिकली उसको प्रैक्टिस करना, उससे लोगों को ठीक करना, वो सब कैसे हुआ? देखिए, जब हम लोग आयुर्वेद का विषय पढ़ते हैं तो एक एनाटॉमी का विषय होता है जिसको शरीर रचना विज्ञान कहते हैं। उसमें एक ग्रंथ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, सर्जरी का ग्रंथ है, जिसको हम सुश्रुत संहिता कहते हैं, महर्षि सुश्रुत का लिखा हुआ है। और उसमें एक अध्याय है जिसमें लिखा है कि भाई ये 107 मर्म बिंदु होते हैं प्रत्येक मनुष्य के शरीर में, और ये प्राण की ऊर्जा का केंद्र होते हैं, है ना। तो इसको हम कहते हैं पूंजीभूत प्राण की, सेंट्रलाइज्ड है, इसमें कंसंट्रेट होती है एनर्जी। वैसे तो एनर्जी पूरी बॉडी में होती है, लेकिन प्राण उसमें विशेष रूप से संचित रहते हैं, इसलिए प्राण की ऊर्जा का केंद्र कहते हैं जी। उन स्थानों पर यदि चोट लगती है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, डेथ होती है। तो यही इन्फॉर्मेशन हमको टेक्स्ट में मिलती थी, लेकिन जब हम लोगों ने सोचा यदि इनसे ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं तो ये ठीक भी हो सकता है। जैसे हम ये आपसे मैं कहूँ कि यदि इस माइक के इस बटन के खराब होने से माइक में आवाज आनी बंद हो जाती है, तो इसको ठीक करने से इसमें आवाज वापस आनी चाहिए ना। तो इट वाज द बेसिस ऑफ द माय रिसर्च कि रिट्रोग्रेड इसको काम करना शुरू किया, और जब इसको रिट्रोग्रेड काम करना शुरू किया उन लक्षणों के हिसाब से, तो देखा कि बहुत सारे परिणाम हमको मिलने लगे, और उसको साइंटिफिकली हम लोगों ने वैलिडेट किया, डाटा कलेक्शन किया और उसको पॉपुलराइज किया, मल्टीफोल्ड उसको हम लोगों ने प्रैक्टिसाइज किया, कई लोगों पे उसके परिणाम देखे। और जब लोगों ने इसके प्रभावों को देखा तो लगा कि ये पूरी की पूरी ऐसी चिकित्सा पद्धति इसके पीछे छिपी है कि जिससे हम सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध कर सकते हैं। हेल्थ फॉर ऑल का जो गोल है, हम उसको बिना किसी अतिरिक्त संसाधनों के, विदाउट स्पेंडिंग मनी, हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल के टाइम पे जहाँ पे मेडिकल, हेल्थ, फार्मा, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। कोविड हमने देखा बहुत रिसेंटली, और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियां हमने देखी जो आती जाती, तो ये एक तरह का एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। लेकिन मर्म चिकित्सा और जो चीज़ आप रिवाइव कर रहे हैं वो तो इस तरह की चीज़ है जिसमें इंसान को दवाई ही नहीं खानी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम बीमार होते हैं ना, तो जब हम बीमार होते हैं, हमारे परिवार का सदस्य बीमार होता है, तो हमारी एक अलग सोच होती है। और एक चिकित्सक के रूप में, एक फार्मा इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में, या एक बिजनेस पर्सनल के रूप में हमारी एक दूसरी एक सोच होती है।
इस सोच में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा कि पहले समय में जितने भी अस्पताल होते थे वो धर्मार्थ औषधालय होते थे, कभी भी कोई व्यवसाय के लिए चिकित्सा का या शिक्षा का उपयोग नहीं होता था। गुरुकुलों में शिक्षा होती थी और धर्मार्थ जो भी संपन्न व्यक्ति होता था, जो धनी व्यक्ति होता था, वो समाज के लिए उस एक धर्मार्थ औषधालयों की कल्पना करते थे। और ये कहा जाता था औषधालय नहीं कि दूसरे पे कोई एहसान, ये पुण्यशाला के नाम से कहलाया जाता है कि अपने पुण्य के बढ़ाने के लिए हम इस काम के लिए करते थे। तो इसमें कहीं किसी का लेना देना नहीं होता था। तो ऐसी चिकित्सा पद्धतियां थी जो स्वयं हमारा भी उपकार कर सकती थी और एक जो सफरिंग ह्यूमैनिटी है उसके लिए भी परिणाम दे सकती थी। तो एक तो सोच हमारी जो एक अंतर है, आज व्यवसायीकरण है, बाजारीकरण है, तो हमारी सोच में एक परिवर्तन है। लेकिन जब हम पूरे विश्व को एक समझ के या एक ही परिवार के सदस्य मान के, किसी भी व्यक्ति को अपना मान के यदि हम चिकित्सा करते हैं, तो निश्चित रूप से ये भाव हम लोगों के मन में होता है कि हर व्यक्ति यदि इतने छोटे प्रयास से ठीक हो सकता है तो हर व्यक्ति को स्वस्थ हो जाना चाहिए। यही मर्म चिकित्सा का एक तरह से मर्म है कि हम मर्म चिकित्सा के माध्यम से कैसे पीड़ित मानवता की सेवा कर सकते हैं। ये अपने में बहुत बड़ा एक मिशन है, बहुत बड़ा मोटो है। और मैं समझता हूँ कि ये वर्तमान की और भविष्य की चिकित्सा पद्धति है। अच्छा। बिल्कुल, यदि आप सबके लिए स्वास्थ्य देना चाहें, जैसे हम लोगों ने 1978 में अल्मा आटा डिक्लेरेशन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कहा कि प्राइमरी हेल्थ केयर के माध्यम से सबको हम 2000 तक स्वास्थ्य दे देंगे, स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे। लेकिन वो निश्चित रूप से हम लोग उसको हम लोग गेन नहीं कर पाए। और 2019 में आपने उसकी पूरी संभावनाओं को देखा कि भाई क्या संभावनाएं मेडिकल साइंस की हो सकती हैं और क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं। यू हैव सीन द लिमिटेशंस ऑफ द कन्वेंशनल मेडिकल साइंस एज वेल एज यू हैव सीन द स्ट्रेंथ ऑफ द आयुर्वेदा एंड आयुर्वेदिक साइंसेस। करेक्ट। ठीक है, उस समय पता चला लोगों को कि हमारी जो सोच है वो वैदिक साइंसेस की तरफ होगी, तभी हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इट इज ट्रूली ह्यूमन, एक वे ऑफ हीलिंग, एक मानवता, मानवीय दृष्टिकोण इसके साथ जुड़ा है। यदि कोई वृद्ध व्यक्ति है तो हमारे पिता हो सकते हैं, कोई छोटा बच्चा है मेरा भाई हो सकता है, मेरा बच्चा हो सकता है, माँ, कोई बूढ़ी औरत है तो मेरी माँ हो सकती है। तो इस भाव से जब हम लोग चिकित्सा करते हैं तो हम लोगों के मन में कभी नहीं आता कि ये एक कोई किसी को पैसा बनाने का एक साधन चिकित्सा में तो हो ही नहीं सकता। सेवा का माध्यम होता है। लेकिन जरूरी है उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति चिकित्सा कर रहा है, उसको भी रोजी रोटी का साधन है। तो उसके लिए भी एक आज के वर्तमान के जीवन में जीने के लिए, उसको जीवन यापन करने के लिए उसको इन चीजों की आवश्यकता होती है। लेकिन उसके पीछे अच्छा भाव होना चाहिए, तभी हम लोग पीड़ित मानवता की सेवा कर सकते हैं। डॉक्टर को भगवान का ही रूप कहा जाता है। निश्चित रूप से, लेकिन भगवान का बिना भूखे पेट भजन नहीं होता ना। तो इसलिए उसको जो अपनी लाइफ को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके पीछे एक पवित्र भाव जरूर होना चाहिए। सर एक बात बताइए, किस किस तरह की बीमारियां मर्म चिकित्सा से ठीक हो सकती हैं? बहुत सारे व्यूअर्स होंगे, जैसे आज के टाइम पे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, एन नंबर ऑफ थिंग्स, हार्ट प्रॉब्लम, मतलब ये ऐसा नॉर्मल हो गया, यंगस्टर्स को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। तो किस किस तरह की और किस लेवल तक की बीमारियां इससे ठीक हो जाती हैं? पहले तो हम बीमारियों को समझें कि बीमारियां कैसे होती हैं। देखिए, बीमारियों को बेसिकली यदि हम लोग, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा जो शरीर है वो 4 चीज़ों से बना है। एक तो हमारा फिजिकल बॉडी होती है जो शरीर है, दूसरी हमारी सेंस ऑर्गन्स है, तीसरी हमारी साइकी है जिसको हम अपना मन कहते हैं, चौथी आध्यात्मिक होती है। तो आध्यात्मिक की चर्चा तो हम लोग इस सेक्शन में नहीं करेंगे, तीनों चीज़ों के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो शरीर से संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं और आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो डिफरेंट सिस्टम है, उनसे संबंधित बीमारियां होती हैं। और इसमें भी 2 तरह, जो पूरी बीमारियां हैं उनको हम लोग 2 में डिवाइड करते हैं। कम्युनिकेबल, जो संक्रमण से होने वाली बीमारियां, जैसे अभी कोविड हुआ, ये वायरल डिजीज थी, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो जैसे मलेरिया को तो हम एक तरह से हीमोपैरासाइट से होती है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ये एक तरह से इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां हैं। दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं जो आज बदलती जीवन शैली से हो रही हैं।
तो लाइफस्टाइल आप देख रहे हैं, सुबह शाम तक हम लोग एक चक्र में घूम रहे हैं, जी। अपने शरीर पर कोई एक ध्यान ध्यान नहीं नहीं दे देते। पाते, ना खाने पीने का हमारा ध्यान है, ना हमारी अपना जो आहार विहार है उस पर कोई ध्यान नहीं होता, लाइफस्टाइल हमारी ठीक नहीं है। इन सब की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, जो एक तरह से नॉइज पॉल्यूशन है, जो एक तरह से हमारा इतनी डस्ट है, इतने सारे केमिकल्स हैं, इतनी सारी जो हमारी सॉइल में गड़बड़ी है, तो सारे केमिकल्स ही तो हैं। जी। और जो हम खा रहे हैं प्रिजर्वेटिव के रूप में, मेडिसिन के रूप में, सारी चीज़ें जो ले रहे हैं केमिकल्स हैं, और इनसे निश्चित रूप से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और यदि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करें तो उसमें डायबिटीज़ है, आईबीएस है, थायराइड के डिसऑर्डर्स हैं, ब्लड प्रेशर है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जैसे आपने हार्ट की बीमारियां बताई। दीज आर द कॉमनेस्ट डिजीजेस नाउ इट इज। अभी हम लोग डायबिटीज़ की कैपिटल के तौर पे, इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सबसे बड़े डायबिटिक, जितने अधिक से अधिक डायबिटिक हैं वो हमारे देश में रहते हैं। ऐसे हाइपरटेंशन के लिए, और हम तो ये भी कहते हैं कि जैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की जितनी दवाइयाँ हमारे देश में खाई जाती हैं, उनमें जितना खर्च सालाना खर्च करते हैं, एक छोटे देश की पूरी अर्थव्यवस्था उससे चलती है। आप कल्पना करिए कि कितना बड़ा पैसा हम लोग इन इन्वेस्टिगेशंस पे, डायग्नोसिस पे और दवाइयों पे खर्च करते हैं। जबकि हम मर्म चिकित्सा, योग और आयुर्वेद के माध्यम से यदि हम हेल्थ की तरफ ध्यान दें, देखिए आज हमारा सारा फोकस इलनेस पे है। बिल्कुल। और जबकि हमें इलनेस से वेलनेस की तरफ जाना चाहिए। जस्ट वी हैव टू कीप अवर सेल्फ फिट, हमें वेलनेस पे ध्यान देना चाहिए। तो जितना भी सरकार बजट खर्च करती है या हम बजट खर्च करते हैं, हम इलनेस पे करते हैं कि किसी को ब्लड प्रेशर हो गया तो उसका उपचार करें, डायबिटीज हो गई तो उसका उपचार करें, किसी को कोई बीमारी हो गई तो उसका उपचार करें, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनके माध्यम से हम इलाज करते हैं। लेकिन यदि हम उसके प्रिवेंशन पे जोर दें कि भाई किसी को डायबिटीज ना हो, उसके लिए कुछ मेजर्स लें, ब्लड प्रेशर ना हो उसके लोगों को अवेयरनेस कराएं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जो हार्ट अटैक ना पड़े, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, फैटी लीवर ना हो, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, पेट ठीक रहे, हाइपर एसिडिटी ना हो, एलर्जिक कोई एक तरह से मैनिफेस्टेशन ना हो, ऑटोइम्यून डिजीज ना हो। इन पे यदि हम प्रोटेक्टिव प्रोसेस हम यूज़ करें, उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं और योग करें, प्राणायाम करें, मर्म चिकित्सा जैसी चीज़ें करें, कुछ आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन का यूज़ करें, तो निश्चित रूप से बहुत कम बजट में हम लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं। अब पहले हम प्रतीक्षा करते हैं, पहले हम सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पी के हम अपने फेफड़े खराब करते हैं और उसके बाद फिर हम उसका इलाज करते हैं। पहले हम शराब पीकर अपना लिवर खराब करते हैं, उसके बाद हम उसका उपचार करते हैं, फिर लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। पहले अपनी लाइफस्टाइल से हम अपने घुटने खराब करते हैं, फिर उसको हम रिप्लेस करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब हम चिकित्सा के रूप में लेते हैं, इलनेस के रूप में लेते हैं, तो आप कितनी भी आप उपचार करें, कितने मेडिकल कॉलेज खोलें, कितने हॉस्पिटल खोलें, लेकिन आप सबको हेल्दी नहीं कर सकते। आपको निश्चित रूप से हमें वेलनेस की तरफ जाना होगा। तो ये हमारी यात्रा मर्म चिकित्सा के माध्यम से इलनेस से वेलनेस की यात्रा है। तो ये कहा जाता है हम लोगों के में कि मर्म क्या होते हैं? मर्म होते हैं कि जहाँ पर चोट लगे तो उसकी मृत्यु हो सकती है, उसको मार्यन्तीति मर्माणी कहा है। और जब हम मर्म से करते हैं तो हम कहते हैं मृत्युंजयति मर्माणी। हमारी यात्रा क्या होती है? मृत्यु को जीतने की यात्रा मर्म के माध्यम से होती है। यानी कि मर्म पर चोट लगने से व्यक्ति मरता है, हम कहते हैं मर्म को उपचारित करने से व्यक्ति की सारी बीमारियां ठीक होती हैं और उसको हम मृत्यु जैसी जो कठिन घोर उसकी अवस्था है उनसे हम उससे निकाल सकते हैं मर्म चिकित्सा के माध्यम से। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनको ठीक करते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियों के विषय में अभी तो मैंने आपको बताया कि जैसे कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से होने वाली बीमारियां, उन सभी में मर्म चिकित्सा आश्चर्यजनक रूप से परिणाम देती है। लेकिन इसके अतिरिक्त जैसे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि नी रिप्लेसमेंट आजकल देखिए जो बहुत कॉमन है। हाँ, 140 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है, तो लगभग 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज अबव द 50 और 60 ईयर, 50-60 साल से ऊपर की है। यदि हम माने कि भाई 40-50 करोड़ बच्चे हैं, 40-50 करोड़ जवान हैं और 40-50 करोड़ हमारे जो एल्डरली पीपल हैं, उन सभी में घुटनों की तकलीफ होती है। और उसको आप समझ सकते हैं कि लगभग 3 से 5 लाख नी रिप्लेसमेंट सर्जरी पर एनम भारतवर्ष में होती हैं। अच्छा। और एक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में कम से कम 5 लाख रुपया, 3 से 5 लाख रुपया खर्च होता है। और मैं समझता हूँ बड़े अस्पतालों में इससे ज़्यादा खर्च होता है, दुगना भी खर्च होता है। तो आप समझ सकते हैं लगभग 25 खरब रुपया हम लोग इस पे खर्च करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या नी रिप्लेसमेंट उसका सॉल्यूशन है? नहीं है।
उसके बाद भी आपकी मूवमेंट लिमिटेड होता है, रेस्ट्रिक्शंस के साथ आपको अपनी लाइफ जीनी पड़ती है, जस्ट यू हैव टू टेक सम मेडिसिन, बहुत सारी एक तरह से बाउंडेशंस होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को जो ओरिजिनल नीज है उनका सब्स्टिट्यूट नहीं मान सकते। लेकिन मर्म चिकित्सा के माध्यम से क्या होता है कि आप यदि किसी की मर्म चिकित्सा कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट में, तो दर्द तो एक दो सिटिंग में का मतलब समझ सकते हैं कि 1-2 मिनट में दर्द में कमी आ जाती है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से यदि किसी को सीवियर पेन होगा तो अभी हम लोग उसके पैरों के मर्मों को स्टिमुलेट करेंगे तो ही विल फील इमीडिएट रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ द पेन रिलीफ। एक छोटा सा सवाल बीच में मेरा, स्टिमुलेट करना, मर्म क्या नस या कोई जॉइंट या कुछ ऐसे सेक्शंस पे वर्कआउट करना है, दबाना है? देखिए मर्म को एक डेफिनेशन तो हमने आपको बताया कि जहां पर चोट लगती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, तो उसको मर्म स्थान कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि हम कहते हैं कि आपने मेरी बात का मर्म नहीं समझा। मर्म मीन्स द जीस्ट, उसका एसेंस, उसकी वाइटलिटी, उसका द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द थिंग, इट इज द कोर पार्ट ऑफ द थिंग। ये एक तरह से मर्म के पर्याय है। लेकिन यदि हम उसको कहें कि दूसरी डेफिनेशन में हम कहें कि जहां पर मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि और संधि ये एक चीजें कलेक्टिवली मिलती हैं, उस स्थान को भी मर्म कहा जाता है। तो ये दो डेफिनेशन है। तो व्हेनेवर वी आर स्टिमुलेटिंग मर्मा, तो हम किसी एक खास स्ट्रक्चर को नहीं दबाते, हम सारे 4-5 स्ट्रक्चर्स को पर ये स्टिमुलेशन जाता है, और इसे हम लोग कहते हैं इट इज द मल्टीफोल्ड कैलकुलेटेड स्टिमुलस। ठीक है, तो ये मल्टीफोल्ड स्टिमुलस है, और जब मल्टीफोल्ड स्टिमुलस जाता है तो मल्टीफोल्ड रिस्पॉन्स भी हमारे बॉडी देती है, तो इसके माध्यम से हम लोग मर्म चिकित्सा करते हैं। वंडरफुल। आप प्लीज वहीं से कंटिन्यू करिए जो आप बता रहे थे कि नी रिप्लेसमेंट में 2-3 सेटिंग, मतलब हाँ, 2-3 दिन में ही? 2-3 दिन नहीं, 2-3 दिन नहीं, फ्रॉम वेरी फर्स्ट सिटिंग पेन रिडक्शन हो जाता है इंस्टेंट। वाह। तो इंस्टेंट का मतलब क्या कि उसको यदि व्यक्ति का पैर चल नहीं पा रहा तो वो चलने लगेगा और उसको लगेगा कि हाँ अब दर्द कम हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि जब भी यदि मेरे माता पिता दोनों के घुटने खराब है, मेरी आमदनी 50,000 रुपया महीने की है जी, दोनों के नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में कम से कम 20 लाख रुपए खर्च होंगे जी, मेरी तो स्थिति नहीं कि मैं उनको बदलवा सकूं। हाँ। तो मैं क्या करता हूं, मैं उनको एक कोई पेन किलर ला के दे देता हूं दोनों को, कि भाई जिससे कि माता पिता की हम लोग दर्द को कम से कम कर सकें। तो क्या होता है कि जब हम डिक्लोफेनिक सोडियम जैसी ये सारी चीजें देते हैं तो निश्चित रूप से पेन तो कम होता है, लेकिन उससे किडनी पे और हमारे लिवर पे प्रभाव होता है, और वो उसका आंसर नहीं है, उससे कुछ होता नहीं, थोड़ी देर के लिए रिलीफ होगा, अगेन वी हैव टू टेक द सेम मेडिसिन रिपीटेडली। और जब हम रिपीटेडली लेते हैं तो इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ये एक कितनी खतरनाक चीज़ है कि इससे आज जब भी हम इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं दर्द के लिए, और मैं समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे नी पेन के लिए हम लोग ये दवाई खाते हैं, सबसे ज़्यादा ये दवाइयाँ पेन किलर्स हम खाते हैं, और उनसे किडनी खराब होती है। और आज देख रहे हैं कि आप कितने हमारे डायलिसिस सेंटर्स की ज़रूरत होती है। हमने तो नहीं सुना था 20-30-40 साल पहले कि कोई किसी को डायलिसिस की आवश्यकता होती नहीं थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसी पर निर्भर होती हैं कि इसके माध्यम से जो हम लोगों ने पेन किलर्स और ये जो दवाइयाँ अपने से खानी शुरू की, बिना चिकित्सक की परामर्श से लेनी शुरू की, और इनको हमने एक शॉर्टकट समझा कि हम अपने दर्द को कम करने का एक शॉर्टकट वे समझा, उससे ये सारी चीज़ें हुई। तो ये चीज़ें नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के माध्यम से मैंने बताया कि 25 खरब रुपए का व्यवसाय प्रतिवर्ष हमारे देश में होता है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का। यदि मर्म चिकित्सा के माध्यम से कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ, देखिए जिनके पास पैसा है, जिनके पास संसाधन है, जिनके पास सामर्थ्य है, जो करा सकते हैं वो कराएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिमेनिंग जो लोग हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे देश की 70-80% से ज़्यादा की आबादी जो इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकती, जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, और जिनके शरीर की में एक इंडिकेशन नहीं है कि वो ऑपरेशन करा सकें, उन सब के लिए मर्म चिकित्सा एक वरदान से कम नहीं है। और यदि इसके माध्यम से हम लोग चिकित्सा करते हैं तो हम उसकी पीड़ा को भी कम कर सकते हैं, और ये जो खर्च है, अनावश्यक खर्च है, इसको हम हेल्थ प्रमोशन के बजट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन मर्म चिकित्सा का ये ऑर्थोपेडिक लीजन्स में है, और विशेष रूप से जो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट और एवीएन हम कहते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हिप जॉइंट जैसी बीमारियों में मर्म चिकित्सा बिल्कुल एकदम इंस्टेंट
परिणाम देती है। और मैं समझता हूँ कि लगातार यदि हम इसको निरंतरता से करते हैं तो 3 से 6 महीने के बाद रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, समझ रहे हैं कि मतलब ये एक्सरे में जो फाइंडिंग्स है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होता है। अरे वाह। तो ये एक चमत्कार, चिकित्सा का चमत्कार, एक नेचर का चमत्कार है, एक जो पावर ऑफ सेल्फ हीलिंग है उसका चमत्कार है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स को साइंटिफिक एटीट्यूड के साथ इसको वैलिडेट करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए और लोगों को ऑफर करना चाहिए कि इसके माध्यम से लोग बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए इस चिकित्सा से लाभ उठा सकें और उसके परिणामों को प्राप्त कर सकें। तो हरिद्वार में आपका सेंटर है? हाँ, मैं हरिद्वार में मैं इस समय कार्यरत हूँ। मैं क्योंकि सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, अब मैं हरिद्वार में ही काम करता हूँ। तो और वहाँ पे रेगुलर पेशेंट्स को लेते हैं हाँ, आप? प्रतिदिन हम लोग मरीज देखते हैं, सैकड़ों की तादाद में हम लोगों के पास प्रति माह, प्रति सप्ताह बहुत सारे मरीज आते हैं और सिर्फ विशेष रूप से मर्म चिकित्सा से संबंधित। और मैं समझता हूँ कि ऐसे रोगी जो किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं होते, उनकी चिकित्सा हम लोग करते हैं, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में। और ये कहा जाता है कि जब 100 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें लगभग 3 से 5% बच्चे जो जन्म के समय या जन्म से पहले, जन्म के बाद उनके दिमाग में, मस्तिष्क में खून या ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, तो कुछ हिस्सा उनका डेड हो जाता है। तो अब उसमें क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता है, ट्राइप्लेजिया हो सकता है, मोनोप्लेजिया हो सकता है, डाइप्लेजिया हो सकता है। मीन्स उनका एक हिस्सा एक काम नहीं करता और बच्चा सीजरिंग होती है, मीन्स पैरों को क्रॉस करके रखता है, टिपटो वॉक करता है, अब से खड़ा नहीं हो सकता, ये पंजों के बल खड़े होने की कोशिश करता है, गर्दन नहीं उठा सकता, मुंह से लार गिरती रहती है और वो जिंदगी भर इसी ढंग की ये प्रोसेस होती है। लेकिन मर्म चिकित्सा यदि हम निरंतर करते हैं तो बहुत सारे ऐसे परिणाम मिलते हैं। सैकड़ों बच्चों की मैं बात करूंगा। मैं अपने लगभग 40 वर्ष के अपने कैरियर में बहुत सारे रोगियों को, हम लोगों को चिकित्सा का अवसर मिला। और आज नेचर की जो पावर है उसको एक चीज़ के एक समझने की ज़रूरत है कि हम कितने बड़े सेक्शन का उपचार बिना किसी दवाई के, बिना किसी और चीज़ों के मर्म चिकित्सा के माध्यम से कर सकते हैं। और वो सारे बच्चे कुछ समय के बाद, 1-2 साल के बाद डिपेंडेंट हो सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, नहीं तो वो जिंदगी भर अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं और वो कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मर्म चिकित्सा का जो इस क्षेत्र में काम कर सकता है। बिल्कुल। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक जो हमें देखें ये वीडियो, हम अभी और बात करेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब प्रोफेसर भी रह चुके हैं और कई लोगों को शिक्षा दी है। हम सर की डिटेल्स अपने इस वीडियो के नीचे ज़रूर देंगे, फ़ोन नंबर के साथ, वेबसाइट के साथ, ताकि आप लोग किसी ना किसी की मदद कर सकें या खुद के लिए मदद ले सकें। एक ऐसी विद्या है, ऐसी चीज़ है जिसमें कि शायद आप ऑपरेशन से बच जाएंगे, अपने बहुत बड़े खर्चों से बच जाएंगे। तो ये वरदान है। तो हम ज़रूर वो डिटेल्स देंगे, आप प्लीज़ वो कॉन्टैक्ट करिएगा। सर, आपने किताबें बहुत सारी लिखी हैं और इंडिया में ही नहीं, जापान में, यूरोप में, मलेशिया, अलग अलग कंट्रीज़ में आपको बुलाया जाता है, आपके लेक्चर्स होते हैं। और उसके बारे में आप बताइए कि कहाँ कहाँ पर आप गए हैं, क्या आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं और वहाँ पे लोगों को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है? ये जो मर्म चिकित्सा है, इसको पॉपुलराइज करना, लोगों तक पहुंचाना और एक आम व्यक्ति इससे लाभान्वित हो सके, ये हम लोगों का उद्देश्य है जी। और इसके लिए हम लोगों ने एक मृत्युंजय मिशन के नाम से एक हमारी ट्रस्ट है, जिसके माध्यम से हम वैदिक साइंसेस पे काम करते हैं और ये पूरे देश भर में, दुनिया में इसके हम लोग वर्कशॉप करते हैं, इसमें लेक्चर्स देते हैं और इसमें एक कैंप्स करते हैं और लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देते हैं, एक सामान्य व्यक्ति को भी ट्रेनिंग देते हैं कि जिससे आदमी सेल्फ हीलिंग कर सके, अपने को स्वस्थ रख सके और दूसरों को कैसे हेल्प कर सके, इमरजेंसी में इसको कैसे इमरजेंसी को कैसे मीट आउट कर सके और तुरंत कैसे उसके लाभ ले सके। जैसे देखिए, आयुर्वेद के लिए कहा जाता है कि अभी तक ये आयुर्वेद के लिए कहा जाता था कि आयुर्वेद में दुनिया की जितनी भी चिकित्सा पद्धति हैं उससे ज़्यादा बड़ा फार्माकोपिया है। फार्माकोपिया का मतलब होता है दवाइयाँ इतनी ज़्यादा प्रोसीजर्स हैं, हजारों तरह की दवाइयाँ हैं उसमें, जड़ी बूटियाँ हैं, उनके कॉम्बिनेशंस हैं, मरकरी से लेके जितने मेटल्स हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, पता नहीं कितनी सब धातुओं से बनी हुई दवाइयाँ, हजारों भी कर रही है, वो हजारों की संख्या में, जी, हजारों संख्या में दवाइयाँ। तो मैं ये कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा फार्माकोपिया आयुर्वेद के पास है जी। लेकिन सर्वमान्य चिकित्सा पद्धति के रूप में और भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में इसकी मान्यता न मिलने का कारण बताइए। जब हम लोग इसको देखते हैं तो दो चीजें कही जाती हैं। एक तो ये कहा जाता है कि भाई आयुर्वेद में इंस्टेंट मैनेजमेंट ऑफ पेन नहीं है, ठीक है।
तो इंस्टेंट मैनेजमेंट ऑफ पेन नहीं है ये कहा जाता है, लेकिन है। दूसरी चीज कही जाती है कि भाई इस समय कोई इमरजेंसी हुई है, इमरजेंसी में तो इसका मैनेजमेंट आयुर्वेद में नहीं है, तो इसलिए हमें किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति करनी पड़ेगी। लेकिन मर्म चिकित्सा के माध्यम से ये दोनों चीजों को हम लोगों ने दूर करने का प्रयास किया। इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट भी है और इसके माध्यम से हम जितनी भी इमरजेंसीज हैं उनको डील करते हैं। एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताना चाहूँ, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि एलोपैथी के माध्यम से हम लोग इमरजेंसी ठीक करते हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी कैसे ठीक करते हैं आप समझिए। इमरजेंसी क्या अस्पताल में होती है? नहीं होती। इमरजेंसी खेत में होती है, खलियान में होती है, घर में होती है, फैक्ट्री में होती है, कहीं दूर सुदूर पार्ट में होती है। जैसे अस्पताल है, अस्पताल से 50 किलोमीटर दूर इमरजेंसी हो गई, किसी को हार्ट अटैक हो गया। अब यदि मरीज अस्पताल पहुंचता है तो कितनी देर बाद पहुंचता है? कोई 5 घंटे बाद पहुंचता है, कोई 6 घंटे बाद पहुंचता है। कभी कभी तो गोल्डन पीरियड ऑफ द उस स्पेसिफिक डिजीज के लिए जो गोल्डन पीरियड होता है वो निकल चुका होता है, तब मरीज पहुंचता है। तो हम इमरजेंसी डील नहीं करते। हम क्या करते हैं, जो इमरजेंसी हुई, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हो गए उसको मैनेज करते हैं। जस्ट वी आर नॉट डीलिंग विद द इमरजेंसी। अब इमरजेंसी डीलिंग क्या होती है इसको एक मैं छोटे से उदाहरण से बताऊंगा कि यदि जैसे किसी जगह पे कोई आग लग गई और आग लगने के बाद हम उसका इंतजार कर रहे हैं, हमने फायर ब्रिगेड को फोन किया, फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद आई। यदि 20 कमरे का मकान है, उसमें से 15 जल गए, 5 को हमने सेव कर लिया, तो वो इमरजेंसी का मैनेजमेंट नहीं है। इमरजेंसी का मैनेजमेंट वो है कि यदि किसी जगह पे आग लगती है और हम तुरंत प्रयास करें और उस आग को बुझा दें, कोई भी उस हिस्से में हानि ना हो, तो इमरजेंसी मैनेजमेंट। बिल्कुल। तो ये ऐसा कभी हम नहीं होता, क्योंकि इतनी दूर होती है और कोई भी इमरजेंसी को अस्पताल में मीट आउट हम नहीं करते, क्योंकि एक समय के बाद ही हम उसको डील करते हैं। लेकिन यदि कोई मर्म चिकित्सा जानता है और मर्म चिकित्सा के माध्यम से या जो प्रोसीजर्स है उनको जानता है, तो उसी समय वो इमरजेंसी को डील कर सकता है जहाँ पे वो हैपनिंग हो रही है। बहुत सारी जगह पे ऐसी जगह है, जैसे हम लोग उत्तराखंड के सुदूर प्रांत हमारा है, और बहुत सारी ऐसी जगह है जो रोड साइड से बहुत दूर है, अस्पतालों से दूर है। ऐसी स्थिति में वहाँ के व्यक्तियों को, वहाँ के लोगों को, या जो वहाँ के जानने वाले लोग, यदि वो मर्म चिकित्सा करना जानते हैं, मर्म को स्टिमुलेट करना जानते हैं, तो ऐसी स्थिति होती है तो इंस्टेंट तल हृदय मर्म है और विभिन्न मर्म है, उनको यदि दबाते हैं तो वो कार्डियोवास्कुलर और पल्मोनरी इमरजेंसीज को इमीडिएट वो डील कर सकते हैं और उससे उसके कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक तरह से हम लोगों का एक सेक्टर है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों को सिखा सकें कि जैसे आज हम CRP की जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते हैं कि हर व्यक्ति को ये आना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति बेहोश होता है, कोई कैजुअलिटी होती है या कहीं कोई इमरजेंसी होती है, तो हर व्यक्ति को आना चाहिए कि हम कार्डियक मसाज कैसे दे सकते हैं, उसको कैसे सांस देनी है, कैसे उसको दोबारा से रिवाइव करना। ऐसा ही हर व्यक्ति को ये मर्मों की जानकारी होनी चाहिए कि हम कैसे दबाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा मैं आपको, मैं रोक रहा हूँ, छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जब आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति बेहोश होता है या ग्रेव कंडीशन होती है तो हम उसके हाथ पैरों के तले को रब करते हैं। एक ये कॉमन प्रैक्टिस है, कॉमन प्रैक्टिस है। एक कोई कुछ नहीं जानता लेकिन हाथ पैरों को रब करता है। तो इसको हाथ पैरों को रब करने से सिर्फ सर्कुलेशन नहीं बढ़ता, सर्कुलेशन यदि बढ़ाना होता है सर्कुलेशन, तो हम पूरे हाथ को, बिगर एरिया को हम लोगों को एक तरह से हमें मलना चाहिए, लेकिन नहीं करते, हम हाथ पैरों को तले ही मलते हैं। क्योंकि वहाँ पर एक पॉइंट होता है जिसको मैंने आपको बताया कि जीसस क्राइस्ट का यहीं पे एक तरह से नेलिंग की गई थी और भगवान श्री कृष्ण के पैर में यहीं तीर लगा था। उस पॉइंट पे प्रेशर पड़ता है तो एक अर्ली रिवाइवल होता है, इसलिए उसको तल हृदय मर्म कहते हैं। तो यदि हमें तल हृदय मर्म की जानकारी है और ऐसी इमरजेंसी होती है, किसी को दौरा पड़ गया, किसी को एपिलेप्सी का अटैक आ गया, कोई बेहोश हो गया, किसी को सडन कार्डियक कोई अरेस्ट की कंडीशन है, किसी को ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन है, उस समय यदि हम तल हृदय मर्म को और कुछ मर्म स्थान है यदि स्टिमुलेट कर सकते हैं तो मुझको जो उसके आफ्टर इफेक्ट होते हैं उनसे रोक सकते हैं और मरीज की बहुत एक तरह से हम उसको रक्षा कर सकते हैं, उसको सपोर्ट दे सकते हैं। तो ये इमरजेंसी मैनेजमेंट ये है, बेसिकली इमरजेंसी मैनेजमेंट मर्म चिकित्सा के माध्यम से हो सकता है। तो ये एसेंस है मर्म चिकित्सा। तो बेसिकली मैं जो निकाल पाया हूँ आपकी बात से अभी, कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है और उसको मर्म चिकित्सा के बारे में पता है तो वो अपने पॉइंट्स को या फिर उस जगह को स्टिमुलेट कर कर वो कहीं ना कहीं किसी की जान बचा सकता है, अपनी भी बचा सकता है, दूसरे की भी बचा सकता है। ये तो वरदान है बहुत, ये वरदान, क्योंकि बहुत सारे लोगों की मृत्यु इस वजह से हो जाती है क्योंकि वो समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते। लोगों को ये भी नहीं पता है कि CPR कैसे देना है, क्या करना है, वो भी नहीं, क्योंकि वो एक लंबा प्रोसेस है। ये बड़ा सरल है ना, देखिए ये सरल प्रोसेस आप बता रहे हैं। इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है कि जब भी किसी व्यक्ति को ऐसी स्थिति होती है, और विशेष रूप से हम लोगों ने देखा कि एपिलेप्सी के मरीज को या बच्चों में जिनमें एक तरह से सीजर डिसऑर्डर होता है,
आपने देखा होगा कि कई कई मिनटों तक, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक व्यक्ति की बेहोशी होती है। ऐसी स्थिति में भी ये तल हृदय मर्म को जब हम दबाते हैं तो तुरंत एक तरह से उसको होश आ जाता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इससे हम क्या करते हैं कि जो जब भी कोई ऐसा कोई इंसिडेंस होता है तो उससे ब्रेन पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होती है या रेस्पिरेशन रेट में दिक्कत होती है, तो कॉम्प्लिकेशंस हमारे ऑर्गन्स में होते हैं। इससे हम अर्ली रिवाइवल करते हैं और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे हम व्यक्ति को बचा सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक एरिया है जिसको हमें पॉपुलराइज करना चाहिए, लोगों तक जानना चाहिए, लोगों को सिखाना चाहिए और उससे वो अपना भी बचाव कर सके और एक लोगों को, यदि कोई व्यक्ति जानता है और ऐसे इंसिडेंट्स होता है तो उसको लोगों को ऑफर कर सके इस चीज़ को। तो एक ही तरह की मर्म सब में काम आती है, हर बंदे में, या फिर अलग अलग? देखिए, मर्म तो एक ही है, एक ही दरवाजे से हर व्यक्ति, हर बॉडी का हर बॉडी का एक। देखिए, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सली सस्टेनेबल मेडिकल सिस्टम, सार्वभौमिक और सार्वकालिक। सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप नब्ज देखकर बीमारी का पता लगा लेते हैं, ये कौन सी साइंस होती है? ये किस तरह से, इसको हम नाड़ी विद्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? देखिए, रोग को जानने की बहुत सारी विधियां जी आयुर्वेद में लिखी गई हैं। तो उसमें लिखा है कि नाड़ी, मूत्रम, मलम, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, दीर्घाकृति। तो ये 8 तरह की जो अष्टविध परीक्षा है डायग्नोसिस की। देखिए, पहले मशीन नहीं होती थी, रोगों को देख करके, उसको परीक्षा करके, उसकी जीभ देखकर, उसकी आंखों को देखकर, आज भी हम वो करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो सारी चीज़ें करते हैं। तो ये आयुर्वेद का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और नाड़ी के माध्यम से दोषों की, जो हम कहते हैं कि वात पित्त कफ की बात करते हैं, तो इन चीज़ों को देखा जा सकता है। रोग कौन सा रोग है, उसमें किस तरह का रोग में किस दोष का प्राधान्य है और कैसे रोग को ठीक किया जा सकता है। ये डायग्नोस्टिक एक तरह से अप्रोच हमारी है, उसको नाड़ी विज्ञान कहते हैं और नाड़ी परीक्षा इसके के द्वारा रोगों का परीक्षण भी किया जाता है, उसका निदान भी किया जाता है। तो एक्यूरेसी होती है उसमें? बिल्कुल एक्यूरेसी होती है, बहुत एक्यूरेसी होती है। और लेकिन उसके लिए सारी चीज़ों को आपको जानना चाहिए, जानना पड़ता है। रोग के विषय में भी आपको पता होना चाहिए, रोग के विषय में और रोगी के विषय में भी। तो रोग परीक्षा अलग होती है, रोगी परीक्षा अलग होती है। तो रोग की परीक्षा का मतलब क्या, हमें पता होना चाहिए कि बुखार का कौन सा पैटर्न है, बुखार कौन सा, टाइफाइड कैसा होता है, मलेरिया कैसा होता है, उसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। और रोगी के विषय में पता होना चाहिए, उसका नेचर है, उसकी प्रकृति, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो कैसी है, उसका बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, उसकी क्या मानसिक स्थिति है, वो सारी चीज़ों की का जो एक्सप्लेनेशन है वो किया जाता है। जस्ट वी आर कोऑर्डिनेटिंग विद द फाइंडिंग्स ऑफ नाड़ी परीक्षा, और तब हम लोग डायग्नोसिस करते हैं बीमारी का कि कैसे, कौन सी बीमारी है और उसको कैसे ठीक करने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि वो गाइड करती है हमें, डायग्नोसिस भी बनाती है और हमें ट्रीटमेंट के लिए भी गाइड करती है कि इसमें हमें क्या करना है। तो क्या नाड़ी चिकित्सा, नाड़ी देखने से परीक्षा, जी, तो उसके बाद ज़रूरी है कि टेस्ट कराने बहुत ज़रूरी है, उससे ही पता चल जाता है, या फिर आप? देखिए, सामान्य बीमारियों में मैं नहीं समझता कि टेस्ट की आवश्यकता होती है, लेकिन जब जरूरी होती है, क्योंकि आज के संदर्भ में बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो उन वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करना चाहिए। लेकिन सामान्य हम लोगों को आवश्यकता नहीं होती। जब भी कोई मरीज हमारे पास आता है तो हम लोग इनिशियली टेस्ट नहीं करते। इनिशियली हम लोग इन चीज़ों को, फिजिकल एग्जामिनेशन से, पेशेंट का जो एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और रादर देन द इन्वेस्टिगेशंस। तो हम मरीज को देखकर ही बहुत सारी चीज़ें पता हो जाती हैं कि व्यक्ति को कौन सी बीमारी है। और जब हम ये 8 तरह की परीक्षा करते हैं, अष्टविध परीक्षा करते हैं और त्रिविध परीक्षा, बहुत सारी, पंचविध परीक्षा, कई तरह की परीक्षाएं आयुर्वेद में लिखी गई हैं, और जब हम उनको करते हैं तो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हमें रोग के विषय में, रोगी के विषय में मिलती हैं कि उसका टेम्परामेंट कैसा है, उसका एक तरह से पेन थ्रेशोल्ड क्या है, वो क्या चीज़ें कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, वो कितनी उसकी एक्सरसाइज की है, उसकी आहार शक्ति क्या है, मतलब उसका बल कितना है, एक बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती हैं। और वो हमें डायग्नोसिस से लेके उसके मैनेजमेंट में भी फ़ायदा करती हैं, मैनेजमेंट में हेल्पफुल होती हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि हर चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशंस की आवश्यकता होती है, लेकिन जब व्यक्ति को ठीक नहीं होता, और आज के संदर्भ में बहुत सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, तो उनका उपयोग, वैज्ञानिक चीज़ों का उपयोग रेशनली करना चाहिए, है ना। एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि भाई जुडिशियस यूज ऑफ दीज टेक्निक्स शुड बी डन बाय एनी फिजिशियन और ए सर्जन। करेक्ट। तो आप हमें दर्शकों को बताएं कि आपने बहुत जगह लेक्चर्स दिए, कहाँ आपने लेक्चर्स दिए हैं, किस तरह की किताबें आपने लिखी हैं। अगर वो पढ़ना चाहें, वो कभी आना चाहें लेक्चर्स को अटेंड करने, तो क्या एक नॉर्मल जो इंसान है वो भी आ सकते हैं, या फिर सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स ही
देखिए, रहते हैं? हम लोग आयुर्वेद के स्टूडेंट रहे हैं और आयुर्वेद के संस्थानों में हम लोगों ने काम किया है। जी। मैंने चिकित्सा अधिकारी, एक तरह से लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, डीन, डायरेक्टर, वाइस चांसलर के पद पे कार्य किया है। जी। और पूरा सफ़र हम लोगों ने इस तरह से अपना किया है और इसके माध्यम से ही हम लोग अपने विद्यार्थियों को, मेडिकल स्टूडेंट्स को और एक जनसामान्य को हुँ। ये मर्म चिकित्सा, आयुर्वेद से संबंधित जितनी भी नॉलेज है वो देने की कोशिश करते हैं, शेयर करने की कोशिश करते हैं। और अब हम लोग पूरी तरह से इस प्रयास में है कि ये चिकित्सा पद्धति विश्व की सबसे सर्वमान्य चिकित्सा पद्धति के रूप में स्वीकार्य हो और जो व्यक्ति अ, इन संसाधनों, बिना संसाधन के है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इससे लाभान्वित हो सके। और अमीर से अमीर वो व्यक्ति जिसने सारी चीज़ें कर ली हैं, उसके बाद भी उसका बीमारी ठीक नहीं हो जी। रही, तो वो भी इससे लाभान्वित हो सके। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम लोगों को एक प्रयास करने की ज़रूरत है। और विशेष रूप से ये जो विज्ञान है, इसको पहुंचाने का माध्यम मीडिया ही हो सकता है। जी। ये अधिक से अधिक लोग इससे परिचित हों और इसके एसेंस को समझें, इसकी इम्पोर्टेंस को समझें, इसके लाभों को जान सकें, इनके परिणामों को देख सकें, इसको हम जो वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिकली वैलिडेट करें उसको समझ सकें और उसका उपयोग कर सकें। देखिए, जब भी हम किसी को कोई बीमारी होती है तो एक तरह से हम लोग कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज करने का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे क्लब बने हैं। डायबिटिक क्लब है या हाइपरटेंसिव क्लब है, किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो उसके क्लब बनाए हैं, सेरेब्रल पाल्सी के क्लब है। उसमें वो कलेक्ट होते हैं, अपने अनुभवों को शेयर करते हैं और ये बताते हैं कि हमने क्या किया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये हम सिर्फ कैटेगराइज तो करते हैं, बट वी डोंट हैव द मैनेजमेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो हम तो ये क्लब ही तो बना रहे हैं, उनको हम उस क्लब से निकालना नहीं चाह रहे। जैसे गरीबी रेखा से नीचे तो हम हैं, चलिए ठीक है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि वो गरीबी रेखा के नीचे कोई आदमी रहे नहीं, वो उससे अलग निकल जाए। ऐसा ही हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो बीमारियां हैं उनसे व्यक्ति पूरा स्वस्थ हो सके, उस क्लब में ना रहे, उसी बीमारी से ग्रस्त ना हो। तो इसके लिए मर्म चिकित्सा सबसे महत्वपूर्ण है। और जब हम जानते हैं कि यदि एक व्यक्ति इससे ठीक हो सकता है, तो ऐसे सैकड़ों व्यक्ति, हजारों व्यक्ति, लाखों व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति इसके माध्यम से ठीक हो सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है कि जिसके माध्यम से ये सारी की सारी बीमारियां जो आसानी जो से आजकल ठीक नहीं हो रही, जिसको हम लोग एक कैटेगराइज कर देते हैं, एक तरह से नॉमेनक्लेचर, भाई ये अब डायबिटिक है, ये हाइपरटेंसिव है, ये कहते हैं ना, ये कैटेगराइजेशन ही तो है। तो उस कैटेगराइजेशन से हम उसको बाहर कैसे निकालें, उसको रिवाइव कैसे करें, उसका रिवर्सल कैसे करें, ये मर्म चिकित्सा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। और उसके माध्यम से हम लोगों को भी ट्रेन करते हैं, उनको सिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे मर्म चिकित्सा करनी चाहिए और इसके कहाँ कहाँ इसका उपयोग हो सकता है और कैसे इसके माध्यम से हम अपने को, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और यदि बीमार हो गए तो उससे कैसे बीमारी से बाहर आ सकते हैं। तो सर, हरिद्वार में अगर कोई आना चाहे आपके पास मिलने के लिए, तो क्या क्या? हरिद्वार में हम लोग कनखल में आनंदमयीपुरम एक स्थान है, वहाँ पर हम लोग उसकी चिकित्सा का केंद्र है। और एक करीबन हरिद्वार से 20 किलोमीटर दूर एक नंदीपुरम एक स्थान है नजीबाबाद रोड पर। उस पर हम लोग एक छोटा सा सेंटर रन करते हैं, जिसमें कि मेडिकल डॉक्टर्स को और लोगों को मर्म चिकित्सा का प्रशिक्षण देते हैं। और अभी 7 से 11 अप्रैल को हम लोग एक 5 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम दे रहे हैं, जिसमें मर्म चिकित्सा, आयुर्वेद और योग से संबंधित जो इंटर रिलेशनशिप है मर्म की, योग की, वो उसको बताने के लिए हम लोग जा रहे हैं। एक मैं और आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम योग की बात करते हैं, योग के आसन की बात करते हैं, तो हमारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता कि कैसे योग के पैरों को हम किसी पोस्चर से, किसी आसन से हम कैसे अपने को ठीक कर सकते हैं। कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है। लेकिन जब हम मर्म की बात करते हैं तो लगता है कि ये मर्म के माध्यम से जब भी हम कोई, व्हेन वी आर एडॉप्टिंग एनी योगिक पोस्चर, अल्टीमेटली जस्ट वी आर स्टिमुलेटिंग सम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ द बॉडी, मर्म को, तो उसके माध्यम से ठीक होता है। तो ये बड़ा सरल एक्सप्लेनेशन है। और मर्म के एडवेंट से या मर्म के जो इम्प्लीमेंटेशन से ये योग की भी एफिकेसी बढ़ी है और आयुर्वेद की भी एफिकेसी बढ़ी है। और मैं समझता हूँ कि ये दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। आयुर्वेद और योग को जोड़ने का मर्म चिकित्सा एक बहुत बड़ा एक तरह से एक टूल है, जिससे के माध्यम से हम मर्म और आयुर्वेद के, योग के एक कॉम्बिनेशन को एक सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही मज़ा आया मुझे ये सब सुन के। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मुझे लगता है कि और हम लंबा डिस्कशन कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके बहुत सारे सवाल होंगे। निश्चित रूप से स्वागत है तो मैं चाहूँगा कि हम एक और बार आपके साथ बैठें, क्योंकि मुझे पता है आपके बहुत बिजी अपॉइंटमेंट रहता है, आपको अभी भी जाना है
हमने आपको रोका कि आप प्लीज़ थोड़ा हमारे साथ बैठ के बात करें, लेकिन हम दोबारा से आपके साथ और डिस्कशन करेंगे, इसके आगे की करेंगे, ताकि हम लोगों तक और पहुंचा सके। और फिर से हमारे व्यूअर्स को हम बोलना चाहेंगे कि हम सर की डिटेल्स ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। अगर आपको खुद का नहीं तो शायद किसी और अपने जानकार को किसी को फ़ायदा देना चाहते हो तो रेफ़र करिएगा, ताकि उनको फ़ायदा मिले। बहुत 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 धन्यवाद आपका आज आने के लिए। हाँ, नमस्कार। आपका भी नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। इस पूरे संदेश को अब पूरी जनता तक पहुँचाने का। मैं समझता हूँ कि बिना मीडिया के ये सारी चीज़ें संभव नहीं होती बिल्कुल, और बिल्कुल। जन सामान्य तक ये जानकारी आप लोगों के माध्यम से पहुँचे और ये जो हम लोगों का संकल्प है कि हम सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना मर्म चिकित्सा और आयुर्वेद और ये वैदिक चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से पूरी कर सकें, मैं समझता हूँ ये पूरी हो सकेगी। आपका पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, जय नमस्कार। हिंद, जय भारत, जय नमस्कार। श्री राम।